जी। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने सार्थक अंकों के बारे में देखा था कि कैसे सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात की जाती है। कोई भी मापन जिसमें सार्थक अंक जितने ज़्यादा होंगे वो मापन उतना ही अच्छा होगा। और ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे और आपको बताया था कि कैसे जो है सार्थक अंकों का जो है कैलकुलेशन की जाती है, सार्थक अंक कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने देखी थी। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है मापन में त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है कोई भी एरर जो है वो मेजरमेंट के अंदर हो सकती है। अब सबसे पहले थोड़ा इसको समझते हैं। कोई भी मेजरमेंट जो है वो 100% सही नहीं है। कोई भी मेजरमेंट 100% सही नहीं है। यानी आप किसी स्केल से मान लो स्पेन की लंबाई माप रहे हो और आप लिख रहे हो 5.5 और उसी स्केल में अगर आप कैमलिन का या नटराज का कोई और स्केल लेके इसकी लेंथ मापोगे तो वो कभी ना कभी पूरी सही आए, ये ज़रूरी नहीं है। यानी 100% मापन सही हो ये कभी ज़रूरी नहीं है। यानी 100% एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और वो जो त्रुटि आ रही है, वो जो एरर आ रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? त्रुटि। उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप त्रुटि। तो त्रुटि से एक माइंड में आना चाहिए कि वास्तविक मान व मापित मान, यानी जिससे मापा गया है, मापित मान के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। कोई भी मापन के अंदर कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होती है। 100% वो कभी श्योर नहीं होता है, 100% कभी भी वो सही नहीं होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब ये होती क्या है, कैसे इसको देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। उससे पहले दो शब्द जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी है वो है यथार्थता और परिशुद्धता। तो इनको अच्छे से देखिए। यथार्थता यानी इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें ये बताता है कि किसी मापा गया मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमने जो मापा है वो उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, ये हमें बताता है उसकी यथार्थता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपनी हाइट को मापा, 1 इंची टेप ने बताई 172, आपकी हाइट है 173 सेंटीमीटर। एक ने बताई 172, एक ने बताई 172.6, एक ने बताई 172.8, एक ने बताई 172.92। तो सबसे पास में कौन आया? ये। सबसे पास में कौन आया है? ये वाला। तो वास्तविक मान के पास में जो आता है वही आपका क्या होता है बच्चों? उतना ही एक्यूरेट होता है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। यानी कोई भी जो मापा गया मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। वास्तविक ये है, हमें पता है, और जो हमने अलग अलग इंची टेप से, अलग अलग मेजरिंग डिवाइस से जब हमने मापा तो सबसे पास में हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये आई। तो ये बताता है यथार्थता। यानी इस इक्विपमेंट की, इस इंस्ट्रूमेंट की यथार्थता बहुत ज़्यादा है। इसकी यथार्थता क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब सबसे अधिक यथार्थता इसकी है कि ये बिल्कुल पास में आ रहा है। लेकिन 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि 173 बताते नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। चलिए जी, अब एक और टर्म आता है परिशुद्धता। इसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो प्रिसीजन जो है बच्चों, वो क्या होता है? वो आपको बताता है कि कोई भी चीज कितनी प्रिसाइजली जो है मेजर की गई है। परिशुद्धता हमें ये बताती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। यानी इसको अगर मैं बताऊं तो ये होता है डिग्री ऑफ रिपीटेशन। क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ रिपीटेशन। यानी कितनी बार जो है एक चीज रिपीट हुई है वो उतना ही परिशुद्ध है।
रिपीटेशन की जो डिग्री होती है वो होती है परिशुद्धता, यानी कितनी बार कोई भी मेजरमेंट रिपीट हुआ है। आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करोगे चाहे फिजिक्स में प्रैक्टिकल करोगे, आपको कहेंगे जब तक 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाए तब तक आपको जो है मेजरमेंट लेते रहना है। नॉर्मली केमिस्ट्री में जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर एक जो आपका 20.2 आया है, अगला 90.3 आया, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर एक ब्यूरेट रखते हैं, ठीक है, नीचे एक फ्लास्क जो है वो रखते हैं, फिर यहाँ से इससे कुछ सॉल्यूशन गिराते हैं, यहाँ इसका कलर चेंज होता है। तो आपको कहते हैं कि 2 रीडिंग जब तक सेम नहीं आए तब तक आप प्रैक्टिकल करते रहो। इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि डिग्री ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा आए, मतलब जो वैल्यू जितनी ज़्यादा रिपीट होगी वो उतनी परिशुद्ध होगी उस इक्विपमेंट के लिए। वो एक्यूरेट हो, वो वास्तविक हो, ये जरूरी नहीं है, पर वो इक्विपमेंट सही है, मतलब वो उस हिसाब से जो वैल्यू दे रहा है वो सही है। इसका मतलब ये होता है परिशुद्धता का मतलब, है ना। फिजिक्स में भी हम नॉर्मली बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हम डिग्री को क्या करते चाहते हैं कि एक वैल्यू बार बार रिपीट हो ताकि हमारा जो है मान परिशुद्ध आए, है ना। कितनी विभेदन सीमा तक मापी गई है, मतलब कितनी बार जो है उसको हमने मेजर किया है, कितने उसमें जो है सार्थक अंक वगैरह, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो परिशुद्धता से आता है डिग्री ऑफ रिपीटेशन, मतलब कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई है। अब वो गलत भी हो लेकिन रिपीट ज़्यादा हुई है तो हम कहेंगे परिशुद्धता ज़्यादा है। एक्यूरेसी मान लेंगे नहीं है, मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू 25.8 आनी चाहिए लेकिन वैल्यू बार बार 23.2, 23.2, 23.2 आ रही, मतलब उसकी परिशुद्धता तो अच्छी है, एक्यूरेसी भले ही गड़बड़ है। मतलब वो मेजरिंग कर रहा हो डिवाइस तो सही है पर उसकी एक्यूरेसी नहीं है। समझ गए बच्चों। तो ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट इनका मतलब बिल्कुल अलग है। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो मैं देखता हूँ कि 4 आपके पास जो है वो निशानेबाज है, वो इस तरह से है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, मैंने बड़ा करके बताया, बेसिकली ये बहुत छोटा सा एरो है, मतलब जो है डॉट है, आपको स्क्रीन पे बड़ा करके बताया है। ये ए का है, बी जो है उसके लिए भी सेम यही है, मतलब इस तरह का ही है, पैटर्न है। सी जो है उसके लिए भी यही पैटर्न दे रखा है बच्चों, और डी जो है उसके लिए भी पैटर्न जो है वो यही दे रखा। अब ए ने इस पे निशाना लगाया, मान लो ये व्हाइट वाला जो आपका गोला है निशाना इस पे लगना चाहिए, ठीक है। अब ए ने निशाना लगाया ये ऐसे 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 निशाना लगा दिया, ठीक है जी। तो ना तो उसने एग्जैक्ट वैल्यू पे निशाना लगाया, ना ही उसका निशाना कहीं पे रिपीट हुआ है, यानी एक्यूरेसी है वो भी लेस है, कम है, और इसकी जो प्रिसीजन है वो भी क्या है, लेस है। प्रिसीजन का मतलब परिशुद्धता, एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता, लेस का मतलब या आप कह सकते हैं लोअर कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेस एक्यूरेसी है और लेस ही आपकी क्या है, प्रिसीजन है, यानी ना तो इसका कहीं पे रिपीट हुआ है बच्चों और न ही इसने जो वास्तविक है ये वाला है, ये गोला इसके आसपास कहीं लगा है। चलिए दूसरे में इसने क्या किया है बच्चों, दूसरे ने इसने इस तरह से मारा है, यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यानी इसने जो वास्तविक वैल्यू है उसके बहुत पास में आ गया ये, यानी एक्यूरेसी इसकी हाई है। भाई इसको इस वाइट वाले पे मारना था, इसने मारा यहीं पे है ना, इसके कहीं बीच में मारा है, मारा इसी पे है बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल पास में इसने जो है हिट कर दिया है निशाने से, यानी एक्यूरेसी हाई है पर रिपीट नहीं हुई ये चीज़ें। 1 2 3 4 ये देखो हर जगह अलग अलग मारी है, यानी रिपीट अभी भी नहीं हुई है। तो पुअर क्या है, लोअर क्या है इसकी, लेस क्या है, प्रिसीजन है। हाई एक्यूरेसी है यानी आपकी यथार्थता बहुत ज़्यादा है पर परिशुद्धता नहीं है। तीसरे में इसने मारा है इस तरह से, कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर ही मार दिए सारे, यहाँ ऐसे है ना, ऐसे टिक टिक टिक। तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक वैल्यू के पास तो नहीं है, यानी यथार्थता तो बिल्कुल भी लोअर है, लेस है एक्यूरेसी, लेकिन रिपीट बार बार हुई है, यानी प्रिसीजन यानी परिशुद्धता बहुत अच्छी है, हाई प्रिसीजन है इसका।
और थर्ड फोर्थ में इसने मारा भी इसी वाइट वाले में है और रिपीट भी कर रहा है, एक ही जगह पे मार रहा है सब सारी जगह। तो पास में मारा है, इसको जो चाहिए उस पर मार रहा है और रिपीट भी हो रही है, यानी हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। तो अब आई थिंक आपके क्लियर हो गया कि कैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम जो है समझते हैं इस डायग्राम से। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करती, एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। देखो दोनों लेस भी हो रही है, दोनों एक साथ हाई भी हो रही है, एक लेस एक हाई, एक हाई एक लेस, ये ऐसा भी हो रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दोनों अलग अलग है यानी इंडिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यथार्थता यानी एक्यूरेसी और परिशुद्धता यानी प्रिसीजन, यानी डिग्री ऑफ रिपीटेशन। जितनी ज़्यादा रिपीट होगी उसकी परिशुद्धता उतनी ज़्यादा होगी, और जो वैल्यू रियल वास्तविक वैल्यू के जितना पास होगी, क्लोज टू जो है ट्रू वैल्यू होगी, उसकी यथार्थता उतनी ही ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से आप समझ सकते हो। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, मापन में जो दो तरह की त्रुटियां होती है, अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव, फिर करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को मतलब हम गुणात्मक कर रहे हैं, गुणात्मक मतलब कम ज़्यादा कैसे वैसे ऐसे ये सारी चीज़ें। क्वांटिटेटिव को मतलब कितना, 2 3 5 मैथमेटिकली हम देखेंगे। तो अभी हम गुणात्मक करेंगे, क्वालिटिव एनालिसिस करेंगे। तो दो तरह से होती है, पहली होती है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टेमेटिक एरर, है ना। आपकी बुक से भी इन चीज़ों को आप आराम से रिलेट कर सकते हो। क्रमबद्ध त्रुटि एंड यादृच्छिक त्रुटि। अब देखिए क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो एक दिशा धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में प्रवृत्त होती है। अब ध्यान देना इन चीजों को कि या तो ये पॉजिटिव होती है, या तो पॉजिटिव होगी, बड़ा बड़ा मतलब क्या है, या फिर नेगेटिव होगी, या फिर नेगेटिव होगी। कैसे जी, एक एग्जाम्पल से समझिए। यहां पर एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपके पास एक वेइंग मशीन है, यानी एक तुल्ला है, एक तोलने का वेइंग मशीन है, माप जो है भार तोलने का, भार मतलब द्रव्यमान का, जो भी आप जिसको जैसे कहें, द्रव्यमान भार जो भी है जो आप लिखते हो। अब यहां पर आप खड़े हुए हो, आपका वेट है 60 kg, ज़्यादा कम तो नहीं है, चलो ठीक है। और वेइंग मशीन बता रहा है 2 kg, 62 kg। आपने फिर देखा कि जब कोई नहीं खड़ा है फिर भी कितना बता रहा है, 2 kg बता रहा है। यानी आपके माइंड में आ गया कि ये 2 kg ज़्यादा बताएगा, हमेशा 2 kg ज़्यादा बताएगा, है ना। इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आएगी बच्चों। ये 2 kg हमेशा ज़्यादा बताएगा, ऐसा था नहीं कि कभी कम बताएगा। यानी आपने दिमाग में सेट कर लिया कि एक आदमी आया, वेइंग मशीन पे चढ़ा, वेट बताया उसने इसका 92 kg। आपके माइंड में आ गया कि यार ये 2 kg तो वैसे ही बताता है, यानी आप कह दोगे कि वेट कितना है, 90 kg। एक आदमी आया, वेट बताया 47 kg, आप सीधा कह दोगे इसका वेट 45 kg, क्योंकि 2 kg तो वैसे ही बताता है। तो आप क्या कर रहे हो, ये 2 हमेशा क्या कर रहे हो, इसमें से घटा रहे हो, 2 का अंतर आ रहा, हमेशा नेगेटिव ही कर रहे हो ना, हमेशा जो है इसको क्या कर रहे हो, माइनस ही कर रहे हो। ऐसा था नहीं कि कई बार प्लस कर दिया, नहीं किया। जब 62 था तो हमने 60 किया, जब 92 था तो हमने 90 कर दिया, 47 था तो 45। हमेशा हमने क्या किया, या तो इसको माइनस करते या प्लस करते। इसमें हमेशा हमने क्या किया, माइनस। मैंने कहा था ना, या तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो इसमें देख लीजिए इस बार जो है त्रुटि क्या आ रही, इस तरह से आ रही। अगला देखिए एक और एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि आपने एक इंची टेप से अपनी हाइट मापी। आपकी हाइट है बच्चों, लंबाई ऊंचाई जिसको जो भी बोले, लंबाई से कंपेयर कर रहा हूं। आपकी जो लंबाई है मान लेते हैं वो है 173 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इंची टेप ने कितनी बताई, 172 सेंटीमीटर बता दी, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आपका एक दोस्त है, उसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर, इंची टेप जो है वो उसकी लंबाई बता रहा है 10 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया कि एक कम बता रहा है,
कितनी बता रहा है? 1 कम बता रहा है। अब कोई आदमी आया, उसकी लंबाई आपने चेक करी, उसने बताया 150, आप कहोगे भाई 1 तो कम बताता है ये, यानी एक्चुअल लंबाई उसकी 151 है। दूसरा आदमी आया, उसने अपनी हाइट चेक करी, मान लेते 11 सेंटीमीटर तो कोई हाइट ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोच लेना कि हाइपोथेटिकल, मैं तो एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ऐसा इतनी किसी आदमी की हाइट होती है कि 11 सेंटीमीटर, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तो ऐसे ही चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना, उस पर ध्यान नहीं देना कैसे। फिर एक आदमी आया, उसकी हाइट मान लो कि 185 आई, आप क्या कहोगे कि 185 दे रहा है, मतलब ये हमेशा 1 तो कम देता है, मतलब एक्चुअल कितनी होगी? 186। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर +1 कर रहे हैं हर बार, पीछे क्या कर रहे थे? -2 कर रहे थे। तो या तो हम एक प्लस करेंगे पूरे में या माइनस करेंगे, तो एक दिशा में होगी, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। चलिए जी, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी बिल्कुल भी कि कैसे जो है त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि के बाद आता है यहाँ पर, तो ये क्रमबद्ध, और उसके बाद आता है क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। अब क्रमबद्ध, ये सारी चीज़ें एग्जाम में जहाँ 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें एक बार में सेट हो जाएगी, जब चाहे कोई कैसे भी पूछे आप उसका आंसर बता पाओगे, बस लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है। अब आती है यंत्रगत त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां मतलब सिस्टमेटिक एरर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहली होती है यंत्रगत त्रुटियां, यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो वही गड़बड़ हो, है ना, आपने जो स्केल बनाई है वही गड़बड़ बना दी, तो अब तो भाई गड़बड़ आएगा ही। आपने स्केल ही गड़बड़ बना दी तो गड़बड़ ही आएगा। आपने जो कांटा जिससे आप तोल रहे हो, जो तुल्ला है, जो वेइंग मशीन है, वही गड़बड़ ही बना दी तो फिर तो गड़बड़ आनी ही है। तो पहला यंत्रगत त्रुटियां, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से या इक्विपमेंट की वजह से जो एरर आती है उनको बोलते हैं यंत्रगत त्रुटियां। तो यंत्र बनाने में कुछ कमी या त्रुटि रह जाती है, तो उससे होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं जी। बिल्कुल, यंत्रगत त्रुटि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कोई भी यंत्र गड़बड़ बन सकता है, तो उसको देखिए। ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, कि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से उसको बनाना है। त्रुटिपूर्ण अंशांकन, यानी उसका कैलिब्रेशन जो है वो गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। तीसरा शून्यांक त्रुटि आदि के कारण होती है। शून्यांक त्रुटि वगैरह हम देखते हैं कि जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, देखोगे कि मैन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में मिलना चाहिए, जो मिला हुआ नहीं है, या तो इधर है या इधर है, तो आपकी क्या हो जाएगी? शून्यांक त्रुटि आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? शून्यांक त्रुटि आ जाएगी। त्रुटिपूर्ण अंशांकन, यानी इसका कैलिब्रेशन जो है आपने सही नहीं किया है, स्पेशल टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी आपने कंडीशन लेके आप जो है इसका कैलिब्रेशन करते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट का, वो अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो आपकी यंत्रगत त्रुटियां आ जाएगी। यानी या तो आपको जो है बनाने का सही तरीका नहीं पता है, या उसमें शून्यांक त्रुटि है। शून्यांक त्रुटि मैंने कहा था 0 से 0 मिला हुआ ही नहीं है, यानी किसी का मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमेशा ये 1 डिग्री बता रहा है। जब 0 है तब भी ये 1 बता रहा है, तो 50 है तो ये बताएगा कितना? 51, यानी उसका 0 सही से सेटअप नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अमीटर होता है जो कि करंट को मेजर करता है, अमीटर जो है धारा को माप करता है, मतलब कोई करंट नहीं चल रही है तब 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 1 पे बता रहा है ना। जब कुछ भी नहीं है तब भी 1 पे बता रहा, मतलब इसका 0 सेटअप सही नहीं है। इस तरह से जो है यंत्र की त्रुटियां हो सकती है। यंत्रगत त्रुटियों के कारण क्या हो सकते हैं? तो क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार में पहला देखा यंत्रगत त्रुटि और यंत्रगत त्रुटियों के कारण। दूसरा होता है इसमें अपूर्ण अभिकल्पना। तो देखो, उपकरण का त्रुटिपूर्ण अंशांकन और शून्यांक त्रुटि, ये तीनों अलग अलग पार्ट है, फिर देख लीजिए इनको। यंत्र बनाने में जो सिद्धांत परिकल्पना यूज किया जाता है वो अगर गलत है, आपने जो सिद्धांत यूज किया, जो प्रिंसिपल यूज किया है, जो डेफिनेशन यूज की है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको लेना चाहिए, वो अगर आपने नहीं लिया है तो आपका यंत्र गलत बन जाएगा, और गलत बनेगा तो मेजरमेंट ही गलत ही देगा भाई साहब, है ना। दूसरा, उपकरण का त्रुटिपूर्ण अंशांकन, उसका कैलिब्रेशन जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। और तीसरी शून्यांक त्रुटि, यानी 0 से नहीं मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? शून्यांक त्रुटि आ जाएगी, 0 एरर आ जाएगी। ये तीनों जो है किसकी है? क्रमबद्ध त्रुटियों में किसकी है? ये यंत्रगत त्रुटियों के प्रकार है, यंत्रगत त्रुटियों के प्रकार है, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों ये तीनों चीजें। आगे देखते हैं प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता से त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियों में पहला यंत्रगत और दूसरा क्या है? प्रायोगिक तकनीक की कार्यविधि में अपूर्णता। आप जो काम कर रहे हो वो तकनीक सही यूज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपको काम करना है उसमें आप काम नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ और एफ जो आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो आपकी रीडिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो देखो,
कार्यविधि में अपूर्णता कई कारणों से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग कि आप किसी तार का प्रतिरोध माप रहे हो, तो आपको कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप जो है रीडिंग ले लें। ऐसा नहीं कि उसमें काफ़ी देर तक आप करंट को जो है फ्लो होने दें, यानी धारा को बहने दें। ऐसा अगर आप करोगे, धारा को अगर आप बहने दोगे काफ़ी देर तक बच्चों, तो इसका तापमान बदल जाएगा, तो इसका प्रतिरोध जो एक्चुअल प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। यानी धारा अगर काफ़ी देर बढ़ेगी तो इस वायर का ताप बढ़ेगा, इससे इसका प्रतिरोध बदल जाएगा, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, यानी क्योंकि वो किसी टेम्परेचर की रीडिंग बता देगा। दूसरा, कई बार आगे आप 12th में जाओगे, एक प्रयोग करोगे ऐसे मीटर से तो वगैरह, तो आपको कहेगा कि यहाँ पे जॉकी जो होता है इसको स्मूथली चलाया जाता है, यानी इस पर किसी को ऐसे रगड़ना है तार पे तो स्मूथ रगड़ना है। अगर आप इसको बहुत तेज रगड़ दोगे तो क्या करेगा, इसका ये क्या कर देगा, एरिया जो है कम कर देगा, इससे भी इसकी रीडिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब आपको जो है, जो आप तरीका यूज कर रहे हो वो तरीके से सही कर ही नहीं रहे हो आप उसको, और जो जिस कंडीशन में, जिस मेथड से उस प्रैक्टिकल को करना है, अगर आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो तो वो रीडिंग गलत आएगी। प्रयोग के दौरान बाह्य स्थितियां जैसे ताप, दाब, वायु, आर्द्रता में परिवर्तन के कारण क्रमबद्ध त्रुटियां प्रस्तुत हो सकती है। ये सेकंड था, कौन सा, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटियां आ सकती है। तो पहला यंत्र के कारण आ सकती है, दूसरा प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण आ सकती है। आपका जो काम कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, आपको पूरा नॉलेज नहीं है किस ताप पे आपको काम करना। आपको कह दिया कि ये मेरे पास जो है, मान लेते हैं कि ये एक थर्मोमीटर है, जैसे फ़ोन को मैं मान लेता हूँ, और ये मान लो कि जो रीडिंग देता हो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह पे इसको बनाना है, तो आपने गड़बड़ बना दिया, तो पिछली वाली कौन सी आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि। अब आपने किसी लैब में, जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं लैब के अंदर बच्चों, आते हैं ना, जैसे कोई डेंगू वगैरह का किसी का टेस्ट होता है, तो वहाँ पर उस लैब का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर के अलावा अगर कहीं बाहर पे ऐसे ना लैब जो बनती है फिक्स टेम्परेचर होता है एसी का, कि वहीं पे वो जो सही रीडिंग देगा। अगर टेम्परेचर गड़बड़ है, ऐसे करा तो रीडिंग गड़बड़ आ सकती है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि ताप, दाब, वायु, वेग, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ प्रेशर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना, वहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए। मान लो खिड़की खुली रखी, हवा आ रही है, तेज एयर से जो है प्रेशर जो है फिर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो सारी चीज़ों का इनका आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों, व्यक्तिगत त्रुटियां, ये पर्सनल एरर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर कौन कौन सी हो सकती है, हम खुद ही कर लें। प्रेषक द्वारा जो रीडिंग ले रहा है, उपकरण के समंजन में कमी रखना, आपका कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बैठ रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे रीडिंग लेनी है, तो गड़बड़ होगी बच्चों, आपको पता ही नहीं कैसे काम करना है। जब प्रेषक द्वारा प्रेक्षण लेते समय उचित सावधानियां न बरतने के कारण होती हैं, जैसे पाठ्यांक लेते समय सिर को सही दिशा में नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल, अपनी घड़ी की दीवार, रूम की दीवार की जो घड़ी है उसको देखना, एक बार ऐसे घड़ी रखी हुई है तो एक बार इधर खड़े होकर देखना इस डायरेक्शन में, और दूसरी बार इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखना। आप देखोगे सुई आपको या तो इधर दिखेगी या इधर दिखेगी, आप परफेक्ट नहीं बता सकते हो कि कहाँ है। उसको सही तरीके से देखना है कि बिल्कुल सामने खड़े होकर देखोगे तभी वो बिल्कुल सही दिखेगी। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था बहुत पहले क्लास के अंदर कि पेन को ऐसे रखोगे, एक आंख से देखोगे, फिर दूसरी से देखोगे, पेन इधर इधर दिखेगा, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पैरेलैक्स एरर जो होती है, लंबन त्रुटि जो होती है, ये हो सकती है नॉर्मली, है ना। कैसे हो सकती है, ये हम सही नहीं कर रहे। आप भी जब आगे 12th में प्रैक्टिकल करोगे, मैंने बताया था ना, ये अमीटर का जो ये कांटा होता है, ये सुई होती है, इसको बिल्कुल सामने खड़े होकर देखना है। इधर खड़े होकर या इधर खड़े होकर देखोगे तो रीडिंग गलत ही लोगे आप। तो प्रेक्षक को सावधानी बरतनी है, जब आप रीडिंग ले रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के देख के करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी से सर इसकी लेंथ माप के बताओ, तो आया फटाफट देखा, सर यहाँ ठीक है 11.2 है, अब चला वो 11.2 नहीं, वो 11.4 थी, जल्दबाजी में 11.2 करके आ गया। तो ये क्या था, ना तो इंस्ट्रूमेंट गलत था, नहीं था, ना कोई टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट था, नहीं था, यानी यंत्रगत त्रुटियां नहीं थी। दूसरा वाला अवधारणा वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब आपका कैलिब्रेशन सही था, शून्यांक त्रुटि भी नहीं थी, ऐसा कोई पंगा नहीं था। तीसरा, व्यक्तिगत त्रुटि कर दी, जिसने रीडिंग ली उसने ही गलत ले ली, तो भी त्रुटि तो आ सकती है, मापन तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है। जैसे प्रकाशीय मंच पर सुई की स्थिति का पैमाना पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव स्थिति में थोड़ा दाईं या बाईं ओर रखोगे तो पाठन में लंबन त्रुटि आ जाएगी। आप देखोगे इस तरह से एक ऑप्टिकल बेंच होती है वगैरह, इस तरह से कि कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, या फिर
जब आप 12th के ज़्यादातर प्रैक्टिकल में ये काम आने वाली चीज़ें हैं जो आपको यहाँ त्रुटियों में बताया जाता है कि आप लेंस वगैरह से प्रतिबिंब वगैरह भी कई बार देखते हो, या फिर ये घड़ी की सुई वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप इधर से देखोगे या उधर से देखोगे बच्चों तो आपको जो है सुई एकदम सही नहीं दिखेगी, आपको बिल्कुल सामने से देखना है तो लंबन त्रुटि नहीं आएगी। लंबन त्रुटि मैंने बताया था ना, इस आंख से देखोगे और इस आंख से देखोगे तो इधर उधर दिखेगा, यही है। अब ये वाला है या ये वाला है ना, इस आंख से मतलब आदमी इधर से देख रहा है, इस आंख से मतलब आदमी इधर से देख रहा है, तो आपको कैसे देखना है, बिल्कुल सीधा रखना है बिल्कुल, और ऐसे देखना है तो आपको वहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, व्यक्तिगत त्रुटियां, लोगों की वजह से क्या क्या गलतियां हो सकती है। नेक्स्ट, क्रमबद्ध त्रुटियां, इनके जो भी मैं करवा रहा हूं बच्चों, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, और अपने कॉपी में, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा स्क्रीनशॉट से बेटर तरीका अपनी कॉपी में लिखते रहे जो बातें मैं बोलता हूँ, एक बार सुन लोगे कहानियों की तरह बातें हैं, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। क्रमबद्ध त्रुटियों को कम कैसे कर सकता है, क्रमबद्ध त्रुटियां इंस्ट्रूमेंटल के कारण, अभिधारणा शून्यांक त्रुटि इनके कारण, और तीसरा पर्सनल एरर के कारण। तो सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीकों का उपयोग करके, पहली तो क्या हो सकती है कि प्रायोगिक जो तकनीक यूज करें वो अच्छी हो, ठीक है। दूसरा, अच्छे मापन यंत्रों का, स्केल वगैरह जो भी आप जिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करें वो अच्छे हो तो, और तीसरा, यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर रखना, जो भी पर्सनल एरर हो सकती है उनको हटा देना, कि आप लापरवाही ना करें, आप अच्छा इक्विपमेंट लें, आप अवधारणा वगैरह तकनीक को सही तरीके से यूज करें। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो इनको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, और हो सकता है कम्प्लीटली रिमूव भी कर दो। लेकिन कम्प्लीटली रिमूव किसी एरर को नहीं किया जा सकता, आइडियल दुनिया में कुछ भी नहीं है। आगे आप पढ़ोगे आइडियल गैस, वो भी आइडियल नहीं होती, ठीक है। तो आइडियल कुछ भी नहीं है, आदर्श कुछ भी नहीं है, बस कम कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना, अपनी लापरवाहियों को कम करके, अच्छे मापन यंत्रों का उपयोग करके, है ना, प्रायोगिक तकनीकों को अच्छा करके। चलिए जी, नेक्स्ट आता है यादृच्छिक त्रुटियां। क्या आता है बच्चों, यादृच्छिक त्रुटियां, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, और इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक है। इनको बोलते हैं बच्चों रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब ये यादृच्छिक है, हमें इनका कारण नहीं पता है, कारण नहीं पता है, एक्चुअल कारण ही नहीं पता है, तो हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते या इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्रमबद्ध त्रुटियों को एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, यादृच्छिक त्रुटियों को खत्म नहीं किया जा सकता है। इनका चिन्ह भी क्या होता है, यादृच्छिक है। वो क्या थी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इनमें कोई फर्क नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कभी तो 1 मीटर ज़्यादा बता देगी, कभी हो सकता है 1 मीटर कम बता दे, समझ गए। चलिए, यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं, ताप वोल्टता प्रदाय प्रयोग व्यवस्था में यांत्रिक कंपन में होने वाली यादृच्छिक तथा अनुप्रमेय उतार चढ़ाव के कारण होती है। पाठ्यांक के समय प्रशिक्षक द्वारा की गई पूर्वाग्रह रहित व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण भी होती है। और उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक भिन्न हो। बिल्कुल जी, तो ये क्या होता है, ये सारी कंडीशन के कारण है। ताप वोल्टता प्रयोग व्यवस्था, यांत्रिक कंपन वगैरह, आप जिस पे काम कर रहे हो, मान लो कि वो टेबल थोड़ा थोड़ा हिल रही है तो आपकी जो त्रुटि हो सकती है वो गड़बड़ हो सकता है। कहने का मतलब ये रैंडम चीज़ है, यादृच्छिक। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां, अनियमित मतलब वो ऐसा है नहीं कि भाई होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसका कुछ नहीं पता, ये एरर आ जाती है, हमें पता भी नहीं आई कैसे, क्यों हो रहा है ये। हम रीडिंग बहुत सही भी ले रहे हैं पर हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, हम अपनी गलती भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इनकी वजह से जो त्रुटियां आती है उनको यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। और इनका तरीका सबसे है कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लैब के अंदर प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो हर बार उसका पाठ्यांक अलग आएगा। मान लो आप वर्नियर कैलिपर्स लोगे, एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों, मान लीजिए कि इस तरह से ये ग्लास है, ये ग्लास वगैरह जो होते हैं इनका क्या होता है, आपको ये डायामीटर निकालना होता है। अब इस ग्लास का डायामीटर निकालने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। आपको ऐसे ग्लास देंगे, उसका डायामीटर दोगे तो ये संडासी जो होता है ना रसोई वगैरह में, उस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, मैं बताऊंगा कैसा होता है, फोटो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसको ऐसे पकड़ के और इस तरह से देखा जाता है, फिर उसकी रीडिंग को पढ़ा जाता है। तो आप देखोगे कि बार बार आपने ऐसे लगाया, फिर इसको खोल के फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, तो हर बार जो है आपकी रीडिंग जो होगी बच्चों वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। हर बार रीडिंग क्या आएगी, अलग आएगी। और अगर रीडिंग अलग आएगी इसका मतलब कहीं ना कहीं रैंडमली एरर आ रही है। तो कम करने का तरीका क्या है कि बहुत ज़्यादा हम जो है प्रेक्षण लें और उनका माध्य ले लें। इसको कम करने का थोड़ा सा यही तरीका है। कम करने का तरीका है
कम करने का तरीका, कई रीडिंग लें, कई रीडिंग या प्रेक्षण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रेक्षण, इंग्लिश में रीडिंग, प्रेक्षण लें तथा माध्य निकाल लें, माध्य निकाल लें, तो थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है। मतलब ऐसे मान लो A1 A2 बार बार रीडिंग अलग अलग आई, इन सबको जोड़ा और डिवाइड बाई n कर दिया, तो इसका माध्य जब ले लोगे तो थोड़ा ये कम हो सकती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब मैथमेटिकली हम देख रहे हैं थोड़ा त्रुटि क्या होती है। यहाँ तो हमने देखा था क्वालिटिव, अब क्वांटिटेटिव देखते हैं संख्यात्मक रूप से त्रुटि क्या होती है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान में, यानी ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जिसको बोलते हैं, यानी वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है, यानी वास्तविक मान माइनस मापित मान, तो ये क्या आता है? ये क्या है? अब ये अंतर कैसे भी हो सकता है बच्चों, ये मापित में से वास्तविक हो सकता है, वास्तविक में से मापित हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अंतर अगर बीच में आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, चाहे आप वास्तविक में से मापित करो, मापित में से वास्तविक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आगे देखने वाले हैं। निरपेक्ष त्रुटि, पहला आता है निरपेक्ष त्रुटि। अभी आपकी बुक में दे रखे बिल्कुल इसी डीटो में, और एग्जाम में भी ऐसे पूछ जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के व्यक्तिगत माप तथा वास्तविक माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत माप और वास्तविक माप के अंतर को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, जिसको जो है डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा ए। डेल्टा यानी अंतर, ए कैसे? AM माइनस AT। अब देखिए AM क्या है? राशि द्वारा मापा गया वास्तविक मान माइनस राशि का वास्तविक मान, व्यक्तिगत माप, सॉरी राशि का मापा गया व्यक्तिगत माप, सॉरी क्या है? राशि द्वारा मापा गया व्यक्तिगत माप माइनस वास्तविक माप। व्यक्तिगत माप ये है और ये क्या है? वास्तविक माप है बच्चों। ये व्यक्तिगत माप और वास्तविक माप कैसे है? जैसे वास्तविक माप है 3.2 सेंटीमीटर, आपने किसी स्केल से मापा, आपके पास आया 3.1, तो आपके पास ये क्या होगा? ये तो मापा गया है और ये वास्तविक है, तो त्रुटि क्या आएगी? 3.1 माइनस 3.2 आ जाएगा 0.1 और ये हो जाएगी डेल्टा ए। इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। यानी व्यक्तिगत जो आपने मापा है उसको माइनस कर दो आप वास्तविक माप से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत त्रुटि आ जाएगी, है ना। अगर आप इसको उल्टा भी कर दोगे तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगर इसको उल्टा भी कर दोगे तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों। देखिए क्यों? क्योंकि इसको लिखते हैं मॉड, ये लिखा हुआ ना ऐसा, और ऐसा जब भी आ जाए तो -5 लिखो चाहे 5 लिखो, दोनों का मतलब 5 ही। मॉड का मतलब नेगेटिव होता ही नहीं है, तो आप 7 में से 5 करोगे आएगा 2, 5 में से 7 घटाओगे आएगा -2, पर आपको लेना तो दोनों का मॉड ही है, तो लेना तो 2 ही है, तो कैसे भी करो मैथमेटिकली दोनों में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अगर नियम से कहें तो ये तरीका है। मैं तो दोनों को एक ही मानता हूँ क्योंकि मैथमेटिकली ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब मैंने मान लिया कि अलग अलग प्रेक्षण लिए, अलग अलग प्रेक्षण लिए, अलग अलग प्रेक्षण लिए। अब अलग अलग जब आप प्रेक्षण लोगे तो क्या होगा? अलग अलग प्रेक्षण लोगे तो क्या होगा जी? मान लो कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से जो है प्रेक्षण आए, प्रेक्षण आ गए सर, तो हम क्या करते हैं? उन प्रेक्षण को वास्तविक मान में से घटाते हैं, तो ए माध्य। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर, जब हमें वास्तविक मान नहीं पता हो तो हम माध्य मान को
वास्तविक मान लेते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक आपके पास क्या है, क्या है, मान है। चलिए है। अब इसका वास्तविक मान आपको नहीं पता तो आप माध्य मान क्या लोगे? समांतर माध्य आपको पता है, 10th क्लास याद करो, लास्ट चैप्टर। A1 A2 प्लस A3 प्लस A4, मतलब सारी राशियों का योग कर देते हैं और डिवाइड में पदों का या राशियों का योग बट्टा पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं? n है। ये समांतर माध्य है और इसी को बोलते हैं AM। तो AM की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, यानी इन सब का माध्य निकालते हैं, वही हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू है, वही आपकी क्या है? वास्तविक मान है। चलिए जी, तो यहां पर देखिए पाठ्यांक 1 में निरपेक्ष त्रुटि क्या करेंगे? तो मैंने बताया था मापित मान में से क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू घटा देते हैं। याद कीजिए ये वाली चीज, वास्तविक मान, यहां पर ये देख लीजिए, यहां बताया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। ये मापित मान में से क्या कर देते हैं? वास्तविक मान को घटा देते हैं। ये T यानी ट्रू वैल्यू, M यानी यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू, तो मापित मान में से ट्रू वैल्यू घटा देते हैं। ध्यान दीजिए, मापित एक बार A1 आया, उसमें से माध्य घटा दिया, ये माध्य ही ट्रू वैल्यू है। जब कुछ नहीं पता हो वास्तविक, तो हम क्या करते हैं? वास्तविक वैल्यू नहीं पता है तो हम माध्य मान को ही वास्तविक मान मान लेते हैं। तो डेल्टा A1, ये देखो मॉड का मतलब प्लस आए चाहे माइनस आए, हमेशा धनात्मक ही लेना है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि हमेशा धनात्मक होती है, इसको अंडरलाइन कर लो। यानी अगर -2 आए चाहे +2 आए, आपको हमेशा प्लस ही लेना है। तो देखो दूसरे पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा A2, क्या हो जाएगी? A2 मापित मान, उसमें से माध्य। तीसरे में ये हो जाएगी, तो Nवा अगर है तो डेल्टा AN, यहाँ पर माध्य यही सेम ही रहेगा क्योंकि हमेशा ट्रू वैल्यू तो सेम रहती है। ये अलग मेजर कैसे अलग अलग जो हमने रीडिंग ली थी, एक बार ये आई, एक बार ये आई, एक बार ये आई, एक बार ये आई, जैसा कि मैंने क्लास वाले एग्जांपल से बताया कि हर बार रीडिंग अलग आती है। तो ये सारी जो हो जाएगी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो निरपेक्ष त्रुटि जो है ऐसे कर सकते हैं, किसी भी पाठ्यांक की निरपेक्ष त्रुटि मतलब व्यक्तिगत मान में से माध्य मान घटा देते हैं। चलिए इसके बाद आता माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसका त्रुटियों का माध्य कैसे करोगे? तो सारी त्रुटियों को जोड़ के इनका भाग दे दो भाई साहब, सिंपल है। निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण को समांतर माध्य, निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहती है। तो सारी निरपेक्ष त्रुटियां क्या आई थी? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, जितने भी राम श्याम सीता गीता जो भी है सबको ऐड करके किसका डिवाइड कर दोगे? N का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे निकाला था? डेल्टा AM माध्य अगर हमने को निकालना है, देखो पहले तो हमने निकाली थी ऐसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सारे मॉड निकाले। अब इनका माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ दो और n का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये एक और तरीका हो सकता है, समीशन I इक्वल्स टू 1 to n AI और यहाँ पर डिवाइड बाई n। I अगर 1 रखोगे तो A1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3, ऐसे आता रहेगा। तो ये तरीका है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? यहाँ पर ये वाला जिसको बोलते हैं डेल्टा AM या माध्य, ये इनको करते हैं सबको ऐड और n का भाग दे देते हैं। आगे एक सवाल आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आती है आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव आपके रिश्तेदार वाले एरर नहीं है, ये कुछ और है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि या मापित राशि के माध्य मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अभी जो हमने निकाली थी, क्या निकाला था? डेल्टा AM, और इनका क्या कर दिया था हमने? मॉड ले लिया था, डिवाइड बाई, है ना, ये माध्य लिया था, इसका डिवाइड बाई A माध्य यानी ट्रू वैल्यू जो आई थी। तो माध्य मान या वास्तविक मान और यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि का अनुपात। माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो जस्ट अभी पिछली स्लाइड में निकाली थी और उसका अगर मैं भाग दे दूं वास्तविक मान नहीं पता हो तो मैं माध्य मान को वास्तविक मान मान लेता हूं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। और एक आता है परसेंटेज त्रुटि या परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या कर दो? आपेक्षिक त्रुटि को ऊपर जो आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि आपेक्षिक त्रुटि आई 0.1 आई तो परसेंट में कितनी होगी? 0.1 × 100, तो 10% आ जाएगी।
ये ध्यान रखना है आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। तो बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट जो है आप अच्छे से रख लें बहुत, और इनको कॉपी में लिख दें कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, ये सारी चीज, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो घड़ी ने इशारा कर दिया है कि आज की क्लास जो है वो यहीं तक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब त्रुटियों का संयोजन। मान लो ए में इतनी त्रुटि है और बी में इतनी त्रुटि है, तो ए प्लस बी को जोड़ दूं, ए और बी को गुणा कर दूं, ए और बी का भाग कर दूं, या ए और बी पे कोई पावर लगा दूं, तो कितनी त्रुटि आ जाएगी, इनके बारे में देखेंगे। और कुछ करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कि ये सारे तो हमने पढ़ लिए सर, ये थियोरेटिकली तो हमने देख लिया, निरपेक्ष, सापेक्ष, सापेक्ष, क्रमबद्ध, सिस्टेमेटिक, शून्यांक वगैरह। सर इनका एग्जाम्पल तो कराओ, इनके न्यूमेरिकल तो कराओ। तो नेक्स्ट क्लास में वो भी देखेंगे। न्यूमेरिकली हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेके आऊँगा आपकी एनसीईआरटी बुक के, और कुछ मेरे पास एग्जाम्पल जो बुक में है उनसे रिलेटेड, तो आपको ये थ्योरी जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कब ट्रू वैल्यू लेते हैं, कब जो त्रुटि लेते हैं, कब आपकी निरपेक्ष होगी, कब आपेक्ष होगी, कब प्रतिशत होगी, सारा बहुत ही कलरफुल तरीके से पीपीटी के फॉर्म में है। तो जब आप लेक्चर बना ले रहे हो तो आप अगर इसमें लिख नहीं पाते तो एक बार दोबारा उसको स्क्रॉल बैक करके वो चीज़ लिखते हुए अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चीज़ों को बनाएं तो ही सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर त्रुटि आपका खत्म हो जाएगा, यानी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर बचा है मापन और मात्रक का, एक लेक्चर और बचा है। उसके बाद हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक विमीय गति के बारे में। तो जुड़े रहना, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जो है आप लोग प्यार देते रहें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें, और अपने दोस्तों में को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।